इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन के बारे में। इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होती हैं, कैसे वैल्यूएशन करी जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, एस्टिमेशन और वैल्यूएशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। एस्टिमेशन जब करी जाती है तो हम एस्टिमेशन में क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें कितनी मैन पावर लगेगी, ठीक है, कितना इसका जो हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो कितना यूज होगा, क्या क्या यूज होंगे, ठीक है, ये सारा कुछ हम एस्टिमेट करते हैं। हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट हो गया, या फिर हमारे पास क्यूबिक रेट एस्टिमेट हो गया, डिटेल्ड एस्टिमेट हो गया, ये सारे एस्टिमेट्स होते हैं। इससे हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले हम करते हैं, मतलब हम पहले बनाएंगे, ये सारी चीजें एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। बाद में इसके बाद करा जाता है प्रोजेक्ट इसी के बेसिस पे। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जब बन चुका है, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करी जाती है। और वैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे कि वैल्यूएशन हम करेंगे, प्रोजेक्ट हमारे पास कोई बिल्डिंग है, सपोज हमने इस तरीके से कोई बिल्डिंग बना रखी है और हमें उस प्रॉपर्टी को जो हम हमारे पास है उसको सेल करना है, ठीक है। अगर उसे सेल करना है या फिर हम कोई कहीं से खरीद रहे हैं, ठीक है, हम अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमें ये क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके से रेंट वगैरह चाहिए, उसमें कोई रह रहा है उसके, तो उसके लिए हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों के लिए वैल्यूएशन, मतलब प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद वैल्यूएशन करी जाती है, एस्टिमेशन पहले करी जाती है, ठीक है। ये इनके बीच का मेन डिफरेंस है। Valuation is the technique of estimating or determining the fair price or value of a property। मतलब जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, मतलब जो है एग्जिस्टेंस में, उसकी वैल्यू जो होगी, उसका प्राइस होगा, वो फाइंड आउट करना, उसी को बोला जाता है वैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, कॉस्ट और वैल्यू। इनके बीच का डिफरेंस हमें समझना जरूरी है। कॉस्ट मींस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब जितनी लागत आई है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उस अगर आपके पास सपोज कोई बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग को कंप्लीट करने में जितनी भी आपका कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट जो होगी कंस्ट्रक्शन की, उसी को बोला जाएगा कॉस्ट, ठीक है, जितनी पैसे लगी है। और वैल्यू हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, जितने में आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिल्डिंग है या कुछ है, अगर प्रॉपर्टी है, अगर आपको उसको सेल करना है एट प्रेजेंट, उसकी आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, वो हो जाती है वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। और जरूरी नहीं है कि वैल्यू जो है वो ज्यादा हो, मतलब कॉस्ट से, या कम हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। वैल्यू जो होगी प्रॉपर्टी की एट प्रेजेंट, जो उसकी सेलेबल वैल्यू होगी ना, वो ज्यादा भी हो सकती है और वो कम भी हो सकती है। अगर हमारे पास सपोज कोई चीज है, सपोज कोई मशीनरी है, हो सकता है कि वो पुराने टाइम पे मतलब थोड़ी सस्ती मिलती हो, और आज के टाइम पे वो मशीनरी जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो मशीनरी आउटडेटेड होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब वो डिपेंड करता है, जैसे पुरानी कोई चीज होती है, कई चीजें होती हैं वो बहुत एंटीक मानी जाती है, तो इसीलिए उसकी जो वैल्यू होती है कई बार बढ़ जाती है। तो वो डिपेंड करता है, वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। अब जो पर्पस क्या है वैल्यूएशन की, क्या क्या पर्पसेस है, क्यों करी जाती है वैल्यूएशन। सबसे पहली चीज, अगर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है या सेल करनी है, तो आप सबसे पहले वैल्यूएशन करोगे, पता करोगे कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली चीजें खरीदोगे या फिर सेल करोगे, ठीक है। उसके लिए हमें करते हैं वैल्यूएशन। दूसरा, हम टैक्सेस जो पे करना होगा, उसके लिए वैल्यूएशन करी जाती है। टू असेस द टैक्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगी। और वैल्यूएशन टैक्सेस कौन से हो सकते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे टैक्सेस होंगे। इसके लिए सबसे पहले वैल्यूएशन करी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेस पे करे जाते हैं। फिर आता है रेंट फिक्सेशन। एक प्रॉपर्टी की रेंट जो है उसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले वैल्यूएशन करी जाएगी, और वैल्यूएशन करने के बाद प्रॉपर्टी की जो वैल्यू निकल के आएगी उसी के अकॉर्डिंगली रेंट फिक्स करा जाता है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, अब आप हो सकता है कि आप पता करो कहीं से कि किसी और प्रॉपर्टी की जो रेंट है, उस एक बिल्डिंग है सपोज, उसके जो रेंट है वहां पे एज अ पेइंग गेस्ट या कुछ भी आपको रहना है, तो वहां पे हो सकता है कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो और दूसरी उसके पास वाली बिल्डिंग में कम हो,
तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम ही होगा हर एक प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो वो रेंट फिक्सेशन के लिए वैल्यूएशन करी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली रेंट फिक्स करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑफ लोन्स या फिर मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है मतलब कि अगर आपको लोन लेना हो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर आप लोन लेते हो तो उसी को मॉर्टगेज बोला जाता है। तो उसी के लिए जो लोन लिया जाता है वो उसके लिए सबसे पहले हमें वैल्यूएशन करनी होती है प्रॉपर्टी की, उसके अकॉर्डिंगली फिर लोन मिलता है, ठीक है। ये इसके लिए इन सब चीजों के लिए वैल्यूएशन करी जाती है। अब आती है ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस इनकम क्या होती है? ग्रॉस इनकम होती है टोटल इनकम एंड उसमें इंक्लूडेड होती है सारी रिसिप्ट्स, मतलब जितना भी आता है पैसा, जितना सारा पैसा आएगा ना वो सारा का सारा ग्रॉस इनकम में आ जाएगा। इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं होगी, मतलब अगर कोई भी चार्जेस लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस या जितना पैसा जा रहा है, मतलब वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा। जितना आने वाला पैसा है ना सारा का सारा वो हो जाएगा ग्रॉस इनकम में। नेट इनकम जो होती है ना वो होती है असली में जो इंसान की कमाई होगी, सेविंग्स, मतलब जो सेविंग्स होंगी। मतलब इसमें क्या है कि ग्रॉस इनकम में जैसे हम सिर्फ देख रहे थे कि कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या है, सारे के सारे इकट्ठे करके हम ग्रॉस इनकम बोल दे रहे थे। जब उसमें हम आउटगोइंग्स जो जा रही है पैसे, या जितनी इनकम जो है वो जा भी रही है किसी ना किसी चीज में लग रहे होंगे, उसको जब हम डिडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगी नेट इनकम या फिर नेट रिटर्न, ठीक है। अब जो आउटगोइंग्स है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज आती है टैक्सेस। टैक्सेस जो हैं वो पे करे जाते हैं, तो ये भी आउटगोइंग्स में इंक्लूडेड होंगी और इसको डिडक्ट करके ही हम नेट इनकम जो है निकालते हैं, ठीक है। अब टैक्सेस में क्या क्या चीजें होंगी? म्युनिसिपैलिटी टैक्स होगी, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब म्युनिसिपैलिटी टैक्स क्या है? गवर्नमेंट जो है उसी की अंडर, मतलब लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो होगी उसी को म्युनिसिपैलिटी बोला जाएगा। और जो मतलब कि इसमें क्या होता है कि रोड्स वगैरह, ड्रेनेजेस, वाटर सप्लाई सिस्टम्स और जितनी भी चीजें हैं आपके सराउंडिंग्स में जो कि गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, वो सारी चीजें को मतलब रिपेयर वगैरह उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। उसके लिए पैसे की जरूरत होती है जो कि टैक्स जो है प्रॉपर्टी के ऊपर लगा के उस लोगों से लिया जाता है, तो उसी को बोला जाएगा म्युनिसिपैलिटी टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिपेयर्स। रिपेयर्स जो है एक बिल्डिंग जो होगी उसको हर साल रिपेयर करा जाता है, ठीक है। उसकी रिपेयर करना, उसको मेंटेन करके रखना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और वो जो रिपेयर्स होगी उसके ऊपर जितना भी पैसा आएगा उसको रिपेयर्स में इंक्लूड करा जाएगा और उससे भी आउटगोइंग्स में रखा जाएगा और उस पैसे को डिडक्ट करा जाएगा नेट इनकम से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस, जिसमें आएगी एक्सपेंसेस ऑन रेंट्स, कलेक्टर, चौकीदार, लिफ्टमैन्स, पंप अटेंडेंट, स्वीपर्स, ठीक है। इन सबको जो पैसा देना होगा वो भी हम आउटगोइंग्स में इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद आता है सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड क्या है? एक मतलब कि ग्रॉस रेंट जो होगा ना उसमें से एक अमाउंट ऑफ मनी जो होगा हमने अलग करना। मतलब देखो हमारे पास जैसे सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास एक बिल्डिंग है ये, ठीक है। आप क्या करते हो कि इसमें आपने लोगों को रखा हुआ है, मतलब वो रेंट देते हैं आपको और वो रहते हैं वहां पे और इसी से आपके पैसे आते हैं। सपोज कि मंथली आपको 50,000 जो रुपीज हैं वो आपको मिलते हैं और यही आपकी नेट मतलब सोर्स है इनकम का और इसी के थ्रू आपका काम चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइफ जो है, इस प्रॉपर्टी की जो लाइफ है, सपोज इसकी लाइफ है 50 इयर्स। अब 50 साल के बाद क्या होगा? ठीक है, 50 साल के बाद ये बिल्डिंग जो होगी ये पूरी की तरह खराब हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कोई रहेगा नहीं और मतलब इसकी लाइफ ही ओवर होगी। फिर उसके बाद हो सकता है आपको तोड़नी ही पड़ जाए ये बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके पास कोई भी सोर्स नहीं होगा इनकम का, आपके पास मतलब कुछ भी नहीं होगा और आप कैसे आप रहोगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर साल आप इसमें से जो आपके पास इनकम आ रही है ना, इस इनकम में से आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी अलग रख लोगे, ठीक है। कुछ भी आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अलग रखोगी, सेपरेटली उसको रखते जाओगे और उसको जमा करते जाओगे, ठीक है। उसे एकदम जमा करके आपको रखते जाना और तब तक मतलब उसे कलेक्ट करके रखना है, मतलब उसको लाइफ लॉन्ग तब तक कलेक्ट करना है जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं आ जाता कि आप एक बिल्डिंग सेम टू सेम ऐसी एक बिल्डिंग जब ये इसकी लाइफ ओवर हो जाएगी उसके बाद आप
इसके जैसी एक और बिल्डिंग आप तैयार कर सको, इतना पैसा आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और वो कलेक्ट करके साइड पे रखते जाना है, जिसे हम आउटगोइंग्स में इंक्लूड करेंगे, जिसे हम कहेंगे सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड मतलब कि डूबती हुई कोई चीज होती है जिसको हम सिंकिंग बोलते हैं। तो इसका नाम सिंकिंग फंड इसलिए रखा गया है कि आपके जो ये बिल्डिंग है धीरे धीरे विद टाइम ये खराब हो जाएगी। तो मतलब कि इस बिल्डिंग के खराब होने तक जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद उसी पैसे से हम नई बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, और इसके जैसी उसी को उस फंड को बोलेंगे हम सिंकिंग फंड, ठीक है। इसको भी हम आउटगोइंग्स में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आता है लॉस ऑफ रेंट, ठीक है। अब लॉस ऑफ रेंट क्या चीज है? एक प्रॉपर्टी है ना, हम अगर बाई चांस उसको हमने लिया हुआ, जैसे यही बिल्डिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास 18 सपोज रूम्स है, जैसे आपको यहाँ पे 9 दिख रहे होंगे, इसके बैक साइड में 9 होंगे, तो इस तरीके से सपोज 18 रूम्स है। अब इन 18 रूम्स जो है, इसमें से जो आपने ये सारे रेंट पे चढ़ा रखे, ठीक है, तो इसमें से कोई एक जो रूम है जो मतलब कि ऑक्यूपाइड नहीं है, ठीक है, सपोज एक ऑक्यूपाइड नहीं है। अब उसके लिए क्या करा जाएगा, उसका भी मतलब वो तो मतलब पूरी तरह से बिल्डिंग जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं है, उसका पैसा आपको आ नहीं रहा है, तो वो अलग से मतलब वो वेस्ट जा रहे, उसके लिए भी अलग से आपको जो हमारे पास ग्रॉस रेंट आएगा उसमें से आपको थोड़ा सा पैसा निकाल के उसके लिए अलग से रखना होगा, और उसी को कहा जाएगा आउटगोइंग्स, जो कि होगी लॉस ऑफ रेंट, जो कि मतलब आउटगोइंग्स के नाम पे रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिसलिनियस चीजें, बची कुची जो भी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस फॉर रनिंग लिफ्ट, पंप और लाइटिंग, ठीक है, कॉमन प्लेसेस, और ये सारी चीजों के लिए मतलब इन सब चीजों की बिजली के लिए जो पैसा होगा, और बाकी अदर इस टाइप के चार्जेस जो होंगे, ठीक है, इन सारी टाइप के चार्जेस के लिए जो होगी वो आउटगोइंग्स अलग से रखी जाएंगी, जिसे हम मिसलिनियस में इंक्लूड करेंगे। हमने वैल्यू वर्ड जो है ना, वैल्यू वर्ड का मीनिंग सीखा था। वैल्यू वर्ड मतलब कि प्रेजेंट जो वैल्यू हो, ठीक है, प्रेजेंट जो एक प्रॉपर्टी है आपके पास, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम वैल्यू बोलते हैं। बट प्रेजेंट कंडीशन क्या है आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करती है वैल्यू। तो उसके मतलब उसके ऊपर जो डिपेंड करती है प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से ना, वैल्यू के कुछ और नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, जो कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से ये नाम होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी की जो कंडीशन होगी। जैसे कि स्क्रैप वैल्यू, जब एक प्रॉपर्टी है उसकी लाइफ एंड हो चुकी है, मतलब उसका यूटिलिटी पीरियड पूरा एंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो जब प्रॉपर्टी को मतलब डिसमेंटल करा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो उसमें से जो मटेरियल बचा खुचा जो मटेरियल होगा, जैसे कि स्टील हो सकती है, ब्रिक्स हो सकती हैं, टिम्बर हो सकता है उसमें लगा हुआ हो, या फिर ऐसी और कोई चीजें जिनसे थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा ना, उसे बचे खुचे पैसे को बोल देंगे हम स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ये तोड़ने के बाद जो है वो जो वैल्यू मिल रही है उसको बोल रहे हैं स्क्रैप वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू जो है बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम, मतलब यूटिलिटी पीरियड खत्म हो गया है बिल्डिंग का, लेकिन इससे जो वैल्यू हमें विदाउट डिसमेंटलिंग, मतलब कि तोड़े बगैर प्रॉपर्टी को, या हमारे पास कोई चीज है उसको तोड़े बगैर, उसको जैसी वो है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में अगर उसको मतलब उसकी वैल्यू पता करी जाए, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना उसे बोला जाएगा सैल्वेज वैल्यू, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है विदाउट बीइंग डिसमेंटल, ठीक है, वो हो जाएगी सैल्वेज वैल्यू। जो डिसमेंटल करके तोड़ के उसके अंदर जो मटेरियल होगा उसमें से पैसे मिलेंगे उसको स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। अब जो स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू है वो पॉजिटिव फिगर भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, कई बार वो नेगेटिव भी हो जाती है और जीरो भी हो जाती है, मतलब वैल्यू जीरो भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाएगी, मतलब आपको कोई पैसा ना मिले हो सकता है, उसकी लाइफ खत्म होने के बाद ये भी हो सकता है कि उससे पैसा जो है उल्टा आपको लगाना पड़े। जैसे कि आपके पास आरसीसी का कोई जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आरसीसी को जब तोड़ना होगा तो उसमें तोड़ने में बहुत पैसा आएगा लगेगा, ठीक है, और उसकी वजह से वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, उसको तोड़ फोड़ में ही उसमें पैसा इतना लग जाएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी, स्क्रैप वैल्यू जो होगी, ठीक है। तो इसके बाद आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है कि जो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आज अगर हम प्रॉपर्टी जो है उसको ओपन मार्केट में सेल करें, ठीक है, ओपन मार्केट में उसकी सेलिंग पे कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, उसका जो प्राइस होगा, ठीक है, उसी को बोला जाएगा मार्केट वैल्यू, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है मार्केट वैल्यू, एक प्रोडक्ट की, एक प्रॉपर्टी की, या कोई भी चीज आपके पास है, मशीनरी है, किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो विद टाइम चेंज होती है, टाइम टू टाइम कुछ मिसलिनियस रीजंस की वजह से
वो चेंज हो सकती है। जैसे कि हमारे पास अगर चेंज इन इंडस्ट्री हो जाए तो उसकी वजह से वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंज इन फैशन हो जाए, न्यू फैशंस आ जाएंगे, उसकी वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगी। कई बार मैंने जैसे कि आपको बोला था कि एंटीक चीजों की जो है, पुरानी चीजों की कई बार वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी चीजों पे, डिपेंड मतलब कि ये जो टाइम टू टाइम डिपेंड करेगी कि कितनी होगी, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, इन सब चीजों की वजह से मार्केट वैल्यू जो इन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये चेंज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या है? अकाउंट बुक्स में सारी डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने के बाद जो एक हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू बनती है, मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ डेप्रिसिएशन आएगी, हर साल कुछ ना कुछ उसकी डेप्रिसिएशन होती जाएगी, जो लगाने के बाद जो उसकी वैल्यू बनेगी। जैसे सपोज एक साल हुआ, ठीक है, कुछ डेप्रिसिएशन आई, एक बार डिडक्ट करी, दूसरे साल कुछ और डेप्रिसिएशन आई तो दूसरी बार डिडक्ट करी, तीसरी बार करी, इस तरीके से वो डिडक्ट करते करते जो ये वैल्यू होगी, पहली बार बुक वैल्यू कुछ ज्यादा थी पहले साल, दूसरे साल बुक वैल्यू और कम हुई, तीसरे साल और कम हो जाएगी बुक वैल्यू, इस तरीके से करते करते जब तक उसकी लाइफ खत्म होगी तब तक बुक वैल्यू जो है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जो वैल्यू होगी ना लास्ट में, जो बुक वैल्यू बचेगी उसकी लाइफ के खत्म होने के बाद या यूटिलिटी पीरियड के खत्म होने के बाद जो बुक वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी सिर्फ स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस क्या होता है? एक जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी या कोई स्ट्रक्चर होगा ना, वो विद टाइम जो है, अगर उसका जो टाइम के बाद क्या होता है, कई बार जो स्टाइल होता है वो आउटडेटेड हो जाता है, स्ट्रक्चर का डिजाइन पूरा आउटडेटेड हो गया, मतलब उसकी वजह से, इन सब चीजों की वजह से ना हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो वैल्यू कम हो गई है वो उसी चीज को बोला जाएगा, इस प्रोसेस को, इस वैल्यू कम होने वाली चीज को बोला जाएगा ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई मशीन होगी, ओल्ड मशीन वगैरह कोई है और वो बिल्कुल सही भी है, चल रही है, सही चल रही है, बट उसकी जगह कोई नई, कोई बहुत बढ़िया टाइप की नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो मशीन आ गई है जो कि और ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, तो वो मशीन चाहे वो ठीक भी होगी तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। इसी वे में यहाँ पे भी यही बोला हुआ कि प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो फिजिकली साउंड है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसे बोला जाएगा ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। उसके बाद आता है रेटेबल वैल्यू। अब रेटेबल वैल्यू क्या होती है? नेट एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ईयरली रिपेयर फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम जो है हमारे पास, जितनी भी ग्रॉस इनकम होगी, एनुअली जो ग्रॉस इनकम होगी उसमें से ईयरली रिपेयर्स हमने डिडक्ट करे, जो हमारी वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू, वो जाएगी रेटेबल वैल्यू, ठीक है। अब इसी रेटेबल वैल्यू की हेल्प से, इसी के ऊपर हम म्युनिसिपल टैक्स और अदर टैक्सेस वगैरह जो है वो पे करते हैं, ठीक है। इसी के इस रेटेबल वैल्यू के बेसिस पे, ग्रॉस इनकम पे नहीं दिया जाता है टैक्स, ठीक है, रेटेबल वैल्यू पे दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है एन्युटी। एन्युटी क्या है? एनुअल पीरियोडिक पेमेंट फॉर द रिपेयर रीपेमेंट्स ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रॉपर्टी, बाय अ पार्टी, ठीक है। एक पार्टी ने सपोज कोई कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करा, उसको इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न हमें करनी है, पेमेंट पूरी की पूरी, हमने कैपिटल अमाउंट उनको इंस्टॉलमेंट में हमने सपोज रिटर्न करना है, तो हमारी जो ईयरली इंस्टॉलमेंट जो होगी, जितना हम उनको एक साल में हम जितना उनको रिटर्न कर रहे हैं, वो जो एक साल में हम जितना पैसा उनको दे रहे होंगे उसको सिंपली हम बोल देंगे एन्युटी, ठीक है। ये ईयरली हम देते हैं और इसी को बोला जाएगा एन्युटी। फिर उसके बाद आता है कैपिटल कॉस्ट। अब ये कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? एक प्रॉपर्टी या एक जो हमारे पास, सपोज हमने एक लैंड खरीदी, किसी टाइम पहले हमने वो खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि हमने पहले खरीदी थी, उस टाइम पे हमने वैल्यू हो सकता है ज्यादा में खरीदी हो, कम में खरीदी हो, पर जितने पैसे में हमने खरीदी है ना उसे बोला जाएगा कैपिटल कॉस्ट। इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लैंड, इसमें लैंड की वैल्यू भी इंक्लूड करेगी, और द ओरिजिनल टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू पोजेस अ प्रॉपर्टी। या फिर अगर हमें एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको भी, मतलब उसके ऊपर जितना पैसा ओरिजिनली आने वाला है, चाहे बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाए प्रॉपर्टी की, हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए उस प्रॉपर्टी का, हो सकता है उसके बाद कम हो जाए उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, बट जो प्रेजेंट हमने खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए या फिर जितने में हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, वो हमारे लिए हो जाएगा कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की वही हो जाएगी कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद आती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है?
Capitalized value of a property is the amount of money whose annual interest at the highest prevailing rate of interest will be equal to net income from the property. इस सेंटेंस को हम थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं, ठीक है। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट। एक हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट पे, एक ऐसी वैल्यू जिसके हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट पे हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो नेट इनकम होगी प्रॉपर्टी की वो इंटरेस्ट के बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज ये है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ साथ में। हमारे पास सपोज इंटरेस्ट जो है हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट जो है इंटरेस्ट का, सपोज वो है 5%, ठीक है, 5% का हाईएस्ट रेट है और ये किसके बराबर है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होगा नेट इनकम के बराबर, ठीक है। नेट इनकम के बराबर आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, यही बोली जा रही है स्टेटमेंट में, तो यही बोला जा रहा है। अब जो इंटरेस्ट है और नेट इनकम भी हम मान लेते हैं कि सपोज हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी नेट इनकम हमारे पास है 1 लाख, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 1 लाख की हमारे पास प्रॉपर्टी की नेट इनकम है और इंटरेस्ट हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट है 5%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी हम ये निकालेंगे, फॉर्मूला भी साथ में निकालेंगे, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट है हमारे पास, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है PRT अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। अब ये PRT क्या है, P है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय R क्या है, रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने, जितने अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। और फिर आता है टाइम फॉर T फॉर टाइम, और यहाँ पे 100 से इसलिए डिवाइड कर दिया, अगर रेट जो है वो परसेंटेज में होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट रेट 5% है तो इसको रेट को हम 5/100 करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये आ गया PRT अपॉन 100, ठीक है। इसको यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, PRT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू हमारे पास जो नेट इनकम है, इसको हमने लिख दिया नेट इनकम NI, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल है ये वही अमाउंट है जो हम अगर रखती हैं उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। इसकी जगह हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट हो जाएगी हमारी जो इंटरेस्ट की रेट है। अभी के लिए मैं इसको R ही लिख रही हूँ, स्मॉल r लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। और टाइम यहाँ पे कितना है, प्रिवेलिंग रेट whose annual interest at the highest prevailing rate, मतलब कि यहाँ पे जो टाइम है वो एनुअली है तो ईयर के हिसाब से वो 1 ईयर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू NI नेट इनकम, ठीक है। तो यहाँ से CV की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R, मतलब कि रेट, इसको मैं रेट ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू की जो होगी वो आएगी। अब अगर हम इस जो हमारे पास हमने कंडीशन ली थी, इंटरेस्ट हमने ले लिया हुआ है, नेट इनकम की वैल्यू हमने ले रखी है, ये वाली नेट इनकम की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसके लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, वो जाएगी हमारे पास 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब ये 5 के साथ ऊपर 100 हमने लिख दिया हुआ, तो 5 से 100 डिवाइड करने की नीचे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया 20 lakhs, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया 20 लाख। अब इसके बाद आता है ईयर परचेज। ईयर परचेज क्या है, ईयर परचेज इज डिफाइंड एज द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड in order to receive an annuity of 1 rupee 1 at certain rate of interest। कोई सर्टेन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट पे हमें रेट नहीं पता है उस रेट पे जब हम एक कैपिटल सम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें हर साल एनुइटी जो है वो 1 रुपी मिलती है, तो वो ईयर परचेज हो जाएगा कैपिटल सम जो हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इंटरेस्ट जो है उसका रेट हमें नहीं पता है, हमें एनुइटी 1 मिल रही है, मतलब कि हमें इंटरेस्ट जो है वो 1 रुपीज मिल रहा है,
₹1 हमें हर साल मिलेगा, ठीक है। और हमारा जो ईयर परचेज है, ईयर परचेज वो कैपिटल सम जो कि हमने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ईयर परचेज प्रिंसिपल, ठीक है। जो हमने इन्वेस्ट करा है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, तो वो आ जाएगा ईयर परचेज, ठीक है। अब रेट जो है वो हमें नहीं पता है, तो इसको यहाँ पे आर लिख देते हैं। ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 टाइम पीरियड जो होगा 1 ईयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से हमारा ईयर परचेज जो होगा वो आ जाएगा 100 अपॉन आर, मतलब कि 100 अपॉन रेट, ठीक है। जो हमारी रेट जो है, जिस रेट पे हमें इंटरेस्ट जो है मिलेगा। अब रेट जो है उसको हमने 100 अपॉन आर लिख दिया, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आई, आई जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास ईयरली परचेज का फॉर्मूला होता है, ईयर परचेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो ईयर परचेज का फॉर्मूला है यहाँ पे 100 अपॉन आर, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें सीवी की वैल्यू में नेट इनकम के साथ 100 अपॉन आर दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे नेट इनकम इनटू ईयर परचेज हम लिख सकते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज, ठीक है। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसकी यूटिलिटी पीरियड उसका बहुत कम है, ठीक है। अब वो जब तक यूटिलिटी पीरियड एंड होगा, जैसे वो एंड हो जाएगा उस टाइम के बाद हो सकता है कि जैसे हम सिंकिंग फंड में डिस्कस करते थे कि यूटिलिटी पीरियड के बाद आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी, उस प्रॉपर्टी से ही आपको नेट इनकम वगैरह मिल रही थी, और मतलब कि उसके सिवाय आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम थी नहीं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का जैसे ही यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, आपकी इनकम भी खत्म हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी नहीं, मतलब आपका जो कैपिटल होगा, इनकम भी गई आपके हाथ से, आपका कैपिटल भी गया, ठीक है, यूटिलिटी पीरियड होने के बाद। अब जो पैसा भी गया और वो हमारे पास प्रॉपर्टी भी गई, उसको उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जो ईयर परचेज है ना, उसको हमें रिड्यूस करना होगा थोड़ा। ईयर परचेज को हम इस तरीके से रिड्यूस करेंगे इन सच वे दैट द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी विल प्रोवाइड बोथ फॉर द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल भी हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। ईयर परचेज को अगर हम इस तरीके से हमें डिडक्ट करना है कि उससे हमें कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा निकल जाए, एंड फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द सिंकिंग फंड टू रिप्लेस द कैपिटल, और सिंकिंग फंड भी धीरे धीरे हमारा इकट्ठा होता जाए। इस तरीके से हमने ईयर परचेज को थोड़ा रिड्यूस करना। अब ईयर परचेज को रिड्यूस करना मतलब ईयर परचेज की जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन आई डेसिमल्स में है, नहीं तो अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हम 100 अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। यही आर आई इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, हमें यहाँ पे इसके फॉर्मूला को रिड्यूस करना है। सिंकिंग फंड जो है उसके बराबर, मतलब उसकी भी वैल्यू इसमें से निकालनी है, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन आई प्लस एस। एस यहाँ पे क्या है, सिंकिंग फंड टू रिप्लेस ₹1 जो होगा ₹1 एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, ठीक है। सिंकिंग फंड की वैल्यू भी हमने यहाँ पे ऐड कर दी, जो हमारा इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के रेट भी हमने डिवाइड कर दिया, और उसके साथ सिंकिंग फंड जो हमें मतलब बार बार देते जाना है इंस्टॉलमेंट उसकी, उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया, हमें मिल गया ईयर परचेज। ये ईयर परचेज का फॉर्मूला हो गया। अब हम जान लेते हैं कि सिंकिंग फंड को कैलकुलेट कैसे करा जाता है। सिंकिंग फंड को हम कैलकुलेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा ऑन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ ओल्डर मटेरियल। लाइफ ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करेगा और स्क्रैप वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि कॉस्ट ऑफ लैंड सिंकिंग फंड में इंक्लूड नहीं करेगी, क्योंकि लाइफ खत्म हो गई प्रॉपर्टी की, उसके बाद भी जो लैंड है ना वो वैसी की वैसी रहेगी। प्रॉपर्टी खराब जरूर हो जाती है लेकिन लैंड वैसी रहती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म होगी, लैंड की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। मतलब वही मतलब ज्यादा हो जाती है उल्टा, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा। अब इसके बाद आती है द सिंकिंग फंड में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लोन्स वगैरह की पेमेंट के लिए भी हम सिंकिंग फंड जो है वो अलग से इकट्ठा करके रख सकते हैं। इफ अ प्रॉपर्टी इज ओन्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग लोन, अ सिंकिंग फंड में बी क्रिएटेड बाय सेटिंग असाइड अ सम ऑफ मनी एनुअली टू एक्यूमुलेट विद कंपाउंड इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू रीपे द डेबिट। मतलब कि जितना हमने लिया हुआ है, जितना भी हमने पैसा लिया है लोन के तौर पे,
उसके लिए हर साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखते जाएंगे साइड पे, ताकि हम सारा का सारा लोन जो है वो रिटर्न कर सके। उसको भी हम सिंकिंग फंड बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब लोन के लिए भी हम सिंकिंग फंड जो है अलग से बना सकते हैं। द अमाउंट दैट इज सेट असाइड एनुअली, जो हमने अमाउंट रखा है अलग से, उसे बोला जाएगा एनुइटी पेमेंट, ठीक है। द अमाउंट विच विल बी सेट असाइड मे ऑल्सो बी पेड डायरेक्टली टू द, जिससे हमने लेंडर जिनसे लिया है उसको डायरेक्टली हम पे कर सकते हैं बाय वेज ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, इसका फॉर्मूला क्या है एनुअल इंस्टॉलमेंट का सिंकिंग फंड की, ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एस आई अपॉन 1 प्लस आई इसकी पावर में n माइनस 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हमारे पास जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी सिंकिंग फंड की, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब यहाँ पे s क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड, जितना हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। दूसरा n यहाँ पे है नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको आप t भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट द सिंकिंग फंड। i है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स, डेसिमल्स में जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन जो है वो रीपे कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे पास सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट आ रही है रेट, ठीक है। आई हो जाएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट, जिसका हमने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है जिसकी हेल्प से हम सिंकिंग फंड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे ये फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें सिर्फ ये जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ओनर ऑफ अ बिल्डिंग सेट असाइड 1500 एज अ सिंकिंग फंड इन द बैंक एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब क्या है कि ये इंस्टॉलमेंट जो है वो दी हुई है, ठीक है। फ्रॉम द रेंट ही गेट्स फ्रॉम द बिल्डिंग, he wishes to rebuild another portion of the building after 25 years। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। ये है इंस्टॉलमेंट, ये टाइम पीरियड। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 7% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, मतलब रेट हो जाएगा 7/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आई के फॉर्म में हमने लिया था ये, ठीक है। ये आ जाएगा I is equals to R/100। What will be the amount available with him after 25 years? मतलब कि हमें जो सिंकिंग फंड जो S था ना फॉर्मूले में, वो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा I is equals to SI अपॉन 1 प्लस I की पावर में n माइनस 1। अब यहाँ पे हमें सब कुछ है, हमारे पास n भी है, स्मॉल i भी है, कैपिटल I भी है। हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आंसर भी आप देख सकते हो, बी आंसर होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। मोर्टगेज, मोर्टगेज क्या होता है? सपोज कोई एक ओनर है, ठीक है, वो मनी बोरो करता है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी ओनर, किसी और इंसान से जो ओनर है वो पैसे लेता है, ठीक है। पैसे लेगा मतलब एक तरह से वो लोन लेगा, और जब उसने वो लोन लिया, लोन लेने के बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसने किसी और को दे दी हुई है। अब दे दी हुई है तो उसके बदले में लोन लिया हुआ है, सपोज 20-30 लाख का कोई लोन लिया हुआ है, फिर उसके बाद उसे क्या करना होगा, वो लोन पूरा का पूरा रिटर्न करना होगा, रिटर्न करके अपनी प्रॉपर्टी जो है वापस लेनी होगी। लेकिन लोन रिटर्न करने के साथ साथ उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। जिसे उसने प्रॉपर्टी दी हुई है उसे अब उसको इंटरेस्ट भी साथ में देना होगा, और फिर उसके बाद उसे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के अगेंस्ट जब लोन लिया जाता है उसे बोला जाता है मॉर्टगेज, ठीक है। द लोन इज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न इन स्पेसिफिक टाइम, कुछ टाइम के बाद रिटर्न करना होगा, टाइम तक रिटर्न करना होगा धीरे धीरे करके लोन को। और ये जो इंसान who takes the loan, जो लेता है लोन अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उसे बोला जाता है मोर्टगेजर। एंड द पर्सन हु एडवांसेस द लोन, मतलब जो इंसान देता है लोन उसे बोला जाता है मोर्टगेजी। एंड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स इसमें होती है इस ट्रांजैक्शन के लिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसे बोला जाता है मोर्टगेज डीड, ठीक है। व्हेन द लोन इज फुली रीपेड, जब ये पूरा का पूरा आप वापस कर दोगे, वो पैसे पूरे के पूरे आपने लोन के धीरे धीरे करके सारे रिटर्न कर दिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया था वो इंटरेस्ट भी आपने लौटा दिया, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो जिसका ओरिजिनल, जिसकी थी ओरिजिनल ओनर की, वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसकी अपनी आप होगी इसके बाद, मतलब पूरा रिटर्न करने के बाद लोन वगैरह, उसे बोला जाएगा इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है।
इसे बोला जाएगा इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। फिर उसके बाद आता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मीन्स द ओनर इज इन एब्सोल्यूट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब उसके पास, ओनर जो है उसके पास पूरे राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी को अपने तरीके से यूज करने के। वो अपने पास भी रख सकता है, वो किसी को मतलब कि रेंट पे भी उसको दे सकता है कि इसमें आप रह सकते हो, या कुछ भी कर सकता है। वो खुद ओनर है, उसके ऊपर पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर उसके पूरे राइट्स है। गवर्नमेंट ने थोड़े जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क करना है, बाकी वो पूरी प्रॉपर्टी उसकी खुद की है। ठीक है, ये होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फिर आती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनर ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मे गिव परमिशन टू एनी अदर पर्सन टू यूज हिज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और इंसान को दे सकता है यूज करने के लिए, विच इज नोन एज, उसे बोला जाता है लीज, नोन एज गिविंग प्रॉपर्टी ऑन लीज। इसे बोला जाएगा कि हमने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे दी। द पर्सन हु टेक्स लीज इज नोन एज लीजी एंड, और या फिर इसको हम लीज होल्डर भी बोल सकते हैं। एंड द ओनर हु ग्रांट्स लीज इज नोन एज लीजॉर। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है वो सामने वाला इंसान किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। वो जब आपने अपनी प्रॉपर्टी दी है तो वो सामने का इंसान जो होगा, हो सकता है कि वो उसमें लोगों को रख ले या अपनी उसको अपने तरीके से वो यूज कर सकता है। जनरली वो 99 ईयर्स के लिए हो सकता है, 999 ईयर्स के लिए लीज पे आपने दे दी अपनी प्रॉपर्टी, उस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ईजमेंट। ईजमेंट क्या है? ईजमेंट आर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस which one owner of a property enjoys over the property of another। मतलब एक इंसान दूसरे की प्रॉपर्टी पे कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस अगर एंजॉय करता है तो उसे ईजमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब जिसकी प्रॉपर्टी है, जिस इंसान ने यूज करे पहले तो उसे बोला जाएगा, राइट्स वगैरह यूज करे उसे बोला जाएगा डोमिनेंट ओनर, और जो असली में ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसको बोला जाएगा सर्वेंट ओनर। मतलब जो जिसको ईजमेंट्स मिल रहे हैं, जो उसकी वो सामने वाले की प्रॉपर्टी पे राइट्स वगैरह एंजॉय कर रहा है, उसे बोलेंगे डोमिनेंट ओनर। अब इसके ईजमेंट्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? राइट टू यूज लाइट, एयर, फ्रॉम एंड ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइनिंग ओनर्स लैंड। पड़ोसी के एडजॉइनिंग ओनर के लैंड से लाइट और एयर यूज करना, ये आ जाएगा ईजमेंट में। दूसरा है राइट टू असेस फ्रॉम द एडजॉइनिंग ओनर्स लैंड। राइट, मतलब कि एडजॉइनिंग ओनर जो है पड़ोसी के, यहाँ से आना जाना रास्ता वगैरह होगा तो वहां से आना जाना, उस वो एक जो राइट होता है उसे भी ईजमेंट बोला जाएगा। राइट टू रन एंड मेंटेन वाटर एंड ड्रेनेज पाइप फ्रॉम द नेबर्स लैंड। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एग्जॉशन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी की धीरे धीरे विद टाइम जो उसकी यूजफुलनेस कम हो जाती है। यूजफुलनेस कम होना मतलब धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। किस वजह से? उसकी लाइफ कम हो रही है, वियर एंड टियर हो रहा है, इन सब कारणों की वजह से उसकी यूजफुलनेस कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक उसमें कुछ डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मतलब कुछ हमें डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू लेस होगी देन द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, द जनरल एनुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जो एनुअली जितना डिक्रीज होता है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में, उसको एनुअल डेप्रिसिएशन बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसको कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम? हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं प्रॉपर्टी की, हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, कितना हो गया टोटल, पुराने कितने सालों में अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, वो लगा के हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी की ओरिजिनल वैल्यू माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास मेथड्स है कुछ जिसकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है, सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन मेथड। इन दिस मेथड इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रॉपर्टी लूजेस इट्स वैल्यू बाय द सेम अमाउंट एवरी ईयर। मतलब कि डेप्रिसिएशन इसमें कांस्टेंट होगी। हमने डिसाइड कर लिया कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी जो हर साल वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है और वो हर साल सेम रह रही है। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इज डिडक्टेड एवरी ईयर सो दैट एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड ओनली द स्क्रैप वैल्यू इज लेफ्ट। मतलब यूटिलिटी पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद सिर्फ स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी,
इसका मतलब हमारी जो एनुअल डिप्रिसिएशन हो जाएगी, सालाना डिप्रिसिएशन हो जाएगी, ओरिजिनल जो उसकी कॉस्ट होगी उसमें से, क्योंकि लाइफ खत्म होने के बाद हमारे पास सिर्फ उसकी स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी, तो हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे इसमें से, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, हमें मिल जाएगी एनुअल डिप्रिसिएशन। मतलब कि हर साल कितनी डिप्रिसिएशन उसमें आ रही है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। C माइनस एस अपॉन एन कर सकते हैं। C यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट, S हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू, N हो जाएगा लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी इन ईयर्स, और D आ गया एनुअल डिप्रिसिएशन। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू C माइनस एस अपॉन एन, ठीक है। फिर उसके बाद बुक वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, बुक वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आफ्टर द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के बाद अगर हम बिल्कुल एंड की वैल्यू निकालनी है, या किसी एक पर्टिकुलर ईयर में है, सपोज एक वैल्यू है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी 50 ईयर्स लाइफ है, और अगर 25 ईयर्स के बाद आप निकालना चाहो कि उसकी आज प्रेजेंट बुक वैल्यू क्या है, तो निकालने के लिए फॉर्मूला है, अगर कुछ ईयर्स सपोज n ईयर्स के बाद हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन टाइम्स n, तो हमें मिल जाएगी बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन मेथड पे ये बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। इसमें एक मशीन दी हुई है, मशीन इज परचेज एट रुपीज 10,000। एक मशीन की हमें परचेजिंग वैल्यू दी हुई है जो कि हमारी हो जाएगी कॉस्ट, ठीक है। C से हम डिनोट करते थे, जितने में हमने कोई चीज ली हुई है वो हो जाएगी हमारी परचेजिंग वैल्यू होगी 10,000, ठीक है। इतने में हमने ये मशीन परचेज कर ली। फिर उसके बाद हमारी जो एस्टिमेटेड लाइफ थी, इसकी टोटल लाइफ जो दी हुई है वो है 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स हमें लाइफ दी हुई है इसकी। सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, जब हमारी लाइफ इसकी खत्म हो जाएगी मशीन की, इसकी सैल्वेज वैल्यू जिसको हम S से डिनोट करेंगे वो दी हुई है 1,500, ठीक है। 1,500 सैल्वेज वैल्यू दी है। बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है मशीन की एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, बुक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बुक वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे उसी की हेल्प से हम बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला था C माइनस एस अपॉन एन। C यहाँ पे है टोटल कॉस्ट, जितने में हमने कोई चीज खरीदी है, ठीक है। फिर उसके बाद S हो जाएगी उसकी सैल्वेज वैल्यू, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद जो उसकी सैल्वेज वैल्यू होती है बची हुई वो हो जाएगी 1,500। फिर उसके बाद N है हमारी टोटल लाइफ मशीन की, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 850, ठीक है। ये आ गई डेप्रिसिएशन हर साल की, पूरे मतलब हर साल इतनी इतनी कम होती जाएगी इस जो मशीन है इसकी वैल्यू, ठीक है। हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमें बुक वैल्यू निकालनी है कितने टाइम के बाद, 5 ईयर्स के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। मतलब सोचो कि एक मशीन हमने 5 साल पहले की खरीदी थी, आज हम 5 साल बाद उसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बुक वैल्यू वही हो जाएगी हमारी अभी वाली, मतलब 5 साल के बाद की जो वैल्यू होगी वो हमें पता चल जाएगी इससे। अब वो कैसे निकालनी है, वो हो जाएगी हमारे पास जो हमारी टोटल कॉस्ट जितने में हमने परचेज करी है, माइनस यहाँ पे कैपिटल N, मतलब कि जितने साल बाद हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। यही फॉर्मूला था। यहाँ पे C की वैल्यू है 10,000, ठीक है, माइनस हमारे पास N जो है वो 5 है, कैपिटल N 5 है। कैपिटल N जो है वो हमारी मतलब कितने साल बाद हम बुक वैल्यू निकाल रहे हैं वो हो जाता है हमारी N, कैपिटल N, ठीक है। इसकी वैल्यू है 5 और डेप्रिसिएशन 850 हमने कैलकुलेट कर ली, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 टाइम्स 850, ठीक है। ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4,250, और ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5750, इसकी वैल्यू जो इसकी बुक वैल्यू 5 इयर्स के बाद है, ठीक है। इस मेथड का नाम पहले तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है। अब इस नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है। इसमें हमें, जैसे हम पहले डेप्रिसिएशन को मान रहे थे कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। इसको हम डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। हम सिंपली एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एन एक्सकावेटर कॉस्ट 20 lakhs, एक एक्सकावेटर है जिसकी कॉस्ट है 20 lakhs एंड इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 8 years। 8 years इसकी लाइफ स्मॉल है, इनसे हम डिनोट करते हैं लाइफ को। यहाँ पे कॉस्ट 20 lakhs C से। इट हैज नो सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू जो S जो होगा वो 0 हो जाएगा एट द एंड ऑफ 8 years। द बुक वैल्यू ऑफ द एक्सकावेटर एट द एंड ऑफ 3 years,
बुक वैल्यू हमें 3 इयर्स के बाद बतानी है यूजिंग जनरल डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम हो जाएगा डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। 3 नाम हो गए इसके, ठीक है, ये तीनों नाम इसी के हैं। डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड भी इसका नाम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली पहले जैसे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन का हमारा फॉर्मूला है C माइनस S अपॉन N, यही फॉर्मूला था। ये आ जाएगा हमारे पास 20 lakhs माइनस सैल्वेज वैल्यू 0 है अपॉन N जो है हमारे पास ईयर है, कितने 8 इयर्स, ठीक है। इसकी लाइफ हो जाएगी टोटल, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,50,000, ठीक है। ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन। हम निकालेंगे अब परसेंटेज डेप्रिसिएशन। परसेंटेज डेप्रिसिएशन हमारे पास हो जाएगी जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है, इसी को हम कॉस्ट जो है जितने में हमने परचेज करी हुई है आइटम एक्सकावेटर जो है, इसकी हम कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 20 lakhs के साथ डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो परसेंटेज हमें मिल जाएगी, ये आ जाएगी 12.5%, ठीक है। ये आ गई डेप्रिसिएशन। अब मेथड का नाम है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या करना होता है कि डेप्रिसिएशन जो परसेंटेज आ रही है इस फॉर्मूला से, इसको हमने ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस ऑफ परसेंटेज डेप्रिसिएशन हम करेंगे तो हम जो कांस्टेंट हमने परसेंटेज मान के चलनी है ना, वो ट्वाइस ऑफ डेप्रिसिएशन हमने मान के चलनी है कि हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन है ना, टोटल डेप्रिसिएशन की परसेंटेज टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी जो हमारी परसेंटेज आ रही थी पिछले वाले फॉर्मूला से, उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल परसेंटेज डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि 25% होगी। मतलब 25% इसकी डेप्रिसिएशन होगी हर साल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास थर्ड ईयर के लिए बुक वैल्यू हमें चाहिए, तो हम हर एक ईयर के लिए बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम थर्ड ईयर तक पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे पहले बुक वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट थी वो थी हमारे पास 20 lakhs की हमने जो एक्सकावेटर की वैल्यू थी, ठीक है हमारी। अब इससे हम जो हमारे पास वैल्यू है डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है इसी की, ये इस जितने की कॉस्ट थी उसका हम 25% जो है हमारी डेप्रिसिएशन होगी, मतलब ये 25% इसकी, इसी का हम लिख देंगे 25% जो कि हमारी है डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हमें मिल जाएगी, ये 20 lakhs इज इक्वल्स टू 20 lakhs मल्टीप्लाई बाय 25/100, ये हमारी हो जाएगी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये हो जाएगी यहाँ पे 15 lakhs, ठीक है। ये हमारी बुक वैल्यू, मतलब इतनी हमारी जो है बुक वैल्यू आ गई, मतलब कि हमारी जो 5 लाख वैल्यू है वो 1 साल के बाद कम होगी, ठीक है। बुक वैल्यू हमारी सेकेंड ईयर पे जो आएगी वो हो जाएगी, अब जो ये वैल्यू है इसका हमने निकालना है इसी की हेल्प से, मतलब पुरानी वाली जो बुक वैल्यू थी उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगा के हमने निकाली है बुक वैल्यू। अब ये आ जाएगी 15 lakhs माइनस 25/100 मल्टीप्लाई बाय 15 lakhs। 15 lakhs की 25% होगी डेप्रिसिएशन, C माइनस D हो जाएगी हमारी बुक वैल्यू। ये आ जाएगी हमारे पास 11,25,000, ये हमारी आ गई सेकेंड ईयर के बाद बुक वैल्यू। अब हम निकालेंगे थर्ड ईयर के बाद बुक वैल्यू, जो कि ये वाली वैल्यू हम लेंगे, ये हमारे पास है 11,25,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 25% ऑफ 11,25,000, ठीक है। और हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8,43,750, ये हमारी हो जाएगी थर्ड ईयर में बुक वैल्यू। हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं, सबसे पहला है सिंकिंग फंड मेथड और दूसरा हो जाएगा क्वांटिटी सर्वे मेथड। अब पहले तो क्वांटिटी सर्वे मेथड बहुत इजी है, आप समझ सकते हो इसको इजीली, नाम से ही लग रहा है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं इसमें जो स्टडीज करी जाएगी पूरी डिटेल से, हम प्रॉपर्ली हम देखेंगे कि लाइफ कितनी है प्रॉपर्टी की, उसका वियर एंड टीयर कितना है, डीके कितना हुआ है, ऑब्सोलिसेंस, इन सब चीज़ों को हमने पूरा एस्टिमेट करना है, इसको प्रॉपर्ली हमें पता करके डेप्रिसिएशन हमने उसकी निकालनी है, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन कितनी आएगी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू
वैल्यू भी हमने ये सारा कुछ कंसिडर करके निकालनी है और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्वांटिटी सर्वे मेथड। दूसरा है हमारे पास सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। अब सिंकिंग फंड मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, इसमें हमने एनुअल सिंकिंग फंड, जो सिंकिंग फंड होगा उसमें हमने डेप्रिसिएशन के लिए सिंकिंग फंड के साथ हमने सिंपली इंटरेस्ट ऐड कर देना है, वो हमारे पास हो जाएगा सिंकिंग फंड मेथड में। मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सिंकिंग फंड के साथ इंटरेस्ट ऐड कर देना। यहाँ पे अगर हम देखिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम चेक करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस ईयर के लिए कितनी हो जाएगी। अब पहला साल है तो हमारे पास सिंकिंग फंड, सपोज ए कोई सिंकिंग फंड है ए, ठीक है, ए हो जाएगा सिंकिंग फंड और बी सी डी अलग अलग ईयर्स के लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आ गए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ए हो जाएगी हमारी, टोटल डेप्रिसिएशन भी ए हो जाएगी, बुक वैल्यू हो जाएगी सी माइनस ए। सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन ए प्लस जो हमारी इंटरेस्ट रेट है, सपोज सेकेंड वाली ईयर के लिए बी इंटरेस्ट रेट है, ये आगे बी। फिर उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी और ये वाला a भी ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी हमारे पास आगे टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c माइनस 2a प्लस बी। थर्ड ईयर के लिए अगर हम निकालें, थर्ड ईयर के लिए हमारे पास सिंकिंग फंड a और इंटरेस्ट रेट अब हमने c ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स a प्लस ये सारा ऐड कर देना, ठीक है। 3 टाइम्स ए, ये सारा हम ऐड कर सकते हैं या फिर ये दोनों भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमने जो टोटल हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग या जो भी हमारी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, ये आ जाएगी। इसमें से माइनस कर देना है 3a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा सिंकिंग फंड मेथड से बुक वैल्यू निकालने का मेथड सिंपली, ठीक है।